Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 16 for Nutrition for the Community and here we will discuss food safety. The topics to be covered are Introduction, Food Contamination, Food Adulteration, Protecting the Consumer. Now first is Introduction. While food contains all the nutrients that the body requires and benefits from it, can also be a carrier of substances and microorganisms, living or otherwise, which cause harm to the body. फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए और उससे हम सारे बेनिफिट्स भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ उसमें और भी कैरियर होते हैं जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं. Foods that we need for our sustenance and growth also provide material for the sustenance and growth of a host of microorganisms. जो फूड हमारी सस्टेनेंस और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो कुछ ऐसे मटेरियल की सस्टेनेंस और ग्रोथ के लिए भी होस्ट की तरह एक्ट करता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Some of these microorganisms can cause a great deal of harm to the human body. Now food contamination. Food can get contaminated by the water used for washing and cooking, by the soil in which it is grown, by the containers used for storage, preparation and serving, and by the personal handling the food at various stages, particularly at the stage of dishing it out and serving. फूड अलग अलग तरीके से कंटामिनेट हो सकता है. वाटर की वजह से भी हो सकता है जो वॉशिंग और कुकिंग में यूज होता है. सॉइल की वजह से भी हो सकता है जिसमें वो ग्रो करता है. कंटेनर्स जिसमें हम फूड स्टोर कर रहे हैं उसकी वजह से भी फूड कंटामिनेशन होती है या फिर प्रिपरेशन के टाइम पे या जब हम फूड सर्व करते हैं तब भी. और साथ साथ फूड को जब हम हैंडल करते हैं अलग अलग स्टेजेस में जैसे कि डिशिंग के टाइम पे या फिर सर्व करने के टाइम पे, उस टाइम पे भी फूड कंटामिनेट हो सकता है. फूड कंटामिनेंट्स कैन बी ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप्स, केमिकल कंटामिनेंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो फूड कंटामिनेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, केमिकल कंटामिनेंट्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. नाउ अब मेजर इंडस्ट्रियल कंटामिनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? बेसिकली इसमें ज्यादातर केमिकल कंटामिनेंट्स ही आते हैं. अब कुछ जैसे कि जो केमिकल कंटामिनेंट्स होते हैं उसकी वजह से बहुत नुकसान भी होता है बॉडी को क्योंकि वो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. किडनी सिस्टम खराब हो सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, यहाँ तक कि ब्रेन में भी प्रॉब्लम आती है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फर्स्ट कंटामिनेंट है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स दैट इज PCBs. इसमें जो फूड्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं फिश, मिल्क इंक्लूडिंग ह्यूमन मिल्क, पोल्ट्री, एग्स, मीट, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड. और इसमें हेल्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं वो हैं आई डिस्चार्जेस, आई इन्फ्लेमेशन, सिवियर स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, लिवर ट्यूमर्स, लिवर डैमेज, may cause cancer, male sterility, learning problems and other abnormalities in children when mothers are exposed to PCBs. Then next is mercury. Mercury में जो foods involved होते हैं वो हैं जैसे कि fresh water fish from polluted waters, non-salt water fish, seeds treated with mercury fungicides, plants, foodstuffs grown close to polluted waters, milk from cattle grazing on contaminated plants. हेल्थ इफेक्ट्स जो एक्यूट होते हैं इसमें बहुत सिवियर इफेक्ट्स जो होते हैं वो है सिवियर एब्डोमिनल पेन्स विद नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, accompanied in some cases by severe damage to kidney and liver. Cumulative health effects include damage to brain and central nervous system manifested as mental and emotional disturbances, loss of concentration, memory, general weakness, tremors in the extremities of limbs, loss of vision, hearing, paralysis, insanity. Then next is cadmium. The foods involved are shellfish, aquatic plants and animals, liver and kidneys of mammals, foodstuffs from soil where sewage and industrial waste are dumped or treated with phosphate fertilizers, processed foods, cigarettes,
One cigarette may have 2 micrograms of cadmium, 10% of which may be inhaled as smoke. Health effects include kidney stones, increased excretion in urine of calcium and amino acids from proteins, kidney damage and multiple fractures. Then next contaminant is lead, and lead में जो foods involved होते हैं they include water, liver and kidney of animals, agricultural produce from orchards treated with a pesticide, lead arsenate or from places close to roads with heavy traffic, canned food, especially acidic food, canned food and milk products. Health effects include nausea, sleeplessness, constipation, fatigue, abdominal pain, anemia, abortions, stillbirths, neonatal deaths, irreversible changes in the kidneys and brain, paralysis, convulsions, mental disorder and permanent retardation in children. Now, understanding the technical jargon. Now this table includes several terms you may not be familiar with. To help you along here in a box which lists difficult terms with their meanings. अब यहाँ पे कुछ ऐसी terms को introduce करवाया गया है जो आपको ज़्यादा सुनने में नहीं आती होंगी, लेकिन आगे के जितने भी sessions हम करेंगे उसमें काफ़ी important होती हैं. जैसे कि pollutant. Pollutant वो harmful substances होते हैं जो water, soil और air में enter करने के बाद उन तीनों को contaminate करते हैं. Harmful substances entering water, soil or air because of pollution. Then pollution or polluted. The contamination of water, soil, air by harmful chemicals and other substances including microorganisms. जब water, soil और air contaminate हो जाते हैं उनमें क्योंकि harmful substances, chemicals या microorganisms enter कर जाते हैं तो उसको हम pollution कहते हैं. जैसे water pollution, soil pollution and air pollution. Then fungicides, chemicals which kill molds or fungi. So वो chemicals जो mold और fungi को kill करते हैं, उन्हें मारते हैं तो उन्हें fungicides कहते हैं. Acute is the immediate effects that appear in a few hours or days. Acute effects वो effects होते हैं जो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ही appear हो जाते हैं, एकदम से quick effects जो होते हैं. Cumulative are long term effects that appear over a period of time. Then anemia. अनीमिया होता है जब ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है. अबॉर्शन इज द किलिंग ऑफ फीटस, अनबॉर्न बेबी. स्टिल बर्थ्स, बेबी बॉर्न डेथ. स्टिल बर्थ्स वो होते हैं जब बच्चा मरा हुआ पैदा होता है. इनवर्सिबल चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड ऑन ट्रीटमेंट. परमानेंट चेंजेस. पैरालिसिस, कंडीशन वेयर इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू मूव द affected part or control its functions. पैरालिसिस एक कंडीशन होती है जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट को मूव करना या उसके फंक्शंस को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है. कन्वल्जन्स, फिट्स वेयर द पर्सन शेक्स वायलेंटली, कैन नॉट कंट्रोल हिज मूवमेंट्स. कन्वल्जन्स वो फिट्स होते हैं जब पर्सन एक वायलेंटली बहुत जल्दी जल्दी शेक करता है और अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता. Saliva usually drips out of the mouth and the person may even choke on his tongue. Neonatal deaths. Deaths of newborn infants is neonatal deaths. Next is the contamination by microorganisms. Now कुछ certain microorganisms ऐसे भी होते हैं जो food को contaminate करते हैं और जिनकी वजह से कुछ लोगों में diseases भी पैदा हो जाते हैं जो उस food को खाते हैं, जिसे हम food poisoning कहते हैं. So food poisoning is the term used to refer to the harmful effects of consuming food contaminated by microorganisms. और food poisoning को हम दो तरीके से classify कर सकते हैं, food infections और food intoxications. So फूड पॉइजनिंग की ही दो कैटेगरीज होती हैं, फूड इन्फेक्शन और फूड इंटॉक्सिकेशन. फूड इन्फेक्शन होती है जनरली इट इन्वॉल्व्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड एट द टाइम इट इज कंज्यूम्ड. सो फूड इन्फेक्शन में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं जो फूड में उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं जब फूड कंज्यूम हो रहा होता है. वंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी
they begin to grow and cause disease. और एक बार वो फूड कंज्यूम हो चुका होता है तो वो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रो करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से डिजीजेस होते हैं, जैसे कि कॉलेरा, डाइसेंट्री, टाइफॉइड एटसेट्रा. देन नेक्स्ट इज फूड इंटॉक्सिकेशंस. Food intoxications involve toxic substances produced in the food by microorganisms before it is consumed. So food intoxication एक ऐसा process होता है जिसमें फूड के अंदर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं इससे कि पहले फूड कंज्यूम किया जाए, यानी कि फूड को खाने से पहले उसके अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ पैदा हो जाते हैं, जहरीले पदार्थ. When such food is eaten, the person becomes sick because of the toxin. Staphylococcus aureus and Clostridium botulinum cause bacterial food poisoning because of the toxins they give rise to in the food. Poisons produced by Staphylococci cause severe nausea, vomiting and abdominal pain. The toxin produced by Clostridium botulinum can kill. It causes dizziness, difficulty in swallowing, speaking and breathing, and finally paralyzes the neck, arm and leg muscles as well as the respiratory system. Then next is food adulteration. Now, adulteration is an act by which something is added to a food item which is inferior in quality or make it impure with the intention of making more profit, or something is removed from a food item which reduces its quality. So adulteration एक वो एक्ट होता है जिसकी वजह से कुछ चीज फूड आइटम में ऐड की जाती है जो कि इंफीरियर क्वालिटी की होती है और फूड को इम्प्योर बना देती है, या फिर कुछ चीज फूड आइटम में से हटा दी जाती है जिसकी वजह से फूड की क्वालिटी कम हो जाती है. इस प्रोसेस को एडल्ट्रेशन कहते हैं. Now common adulterations and their health hazards. अब कुछ common adulterations हैं, adulterants हैं जैसे कि sand, marble chips, gravel and earth. ये ज़्यादातर ऐड किए जाते हैं ग्रेन्स में, पल्सेस में, कोरिएंडर सीड्स और राइस में, और इनको यूज करने की वजह से, इनको कंज्यूम करने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है और इन्फेक्शंस होते हैं. नेक्स्ट इज वाटर. ज़्यादातर ये मिल्क में ऐड किया जाता है मिल्क को एडल्ट्रेट करने के लिए, और इसकी वजह से मिल्क की क्वालिटी कम हो जाती है और इसमें भी इन्फेक्शंस ऐड हो जाते हैं मिल्क में. देन पेट्रोलियम ऑयल्स. पेट्रोलियम ऑयल्स यूज किए जाते हैं एडिबल ऑयल्स को एडल्ट्रेट करने के लिए. ज़्यादातर मोटर ऑयल्स को यूज किया जाता है और इससे ऑयल्स टॉक्सिक हो जाते हैं और कभी कभी कैंसर कॉजिंग में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. देन मिनरल ऑयल used for coating black pepper to prevent fungal growth. ज़्यादातर मिनरल ऑयल को यूज किया जाता है काली मिर्च को कोट करने के लिए ताकि उस पर फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट कर सके. इसकी वजह से भी काफी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि मिनरल ऑयल्स ह्यूमन बींग्स के लिए टॉक्सिक होते हैं. देन आर्जिमोन सीड्स और ऑयल. आर्जिमोन जो है वो येलो फ्लावर प्लांट होता है जो कि पॉपी की तरह ही लगता है विद ब्लूइश सिल्वर वेन्ड प्रिकली लीव्स. आर्जिमोन सीड्स रिजेंबल मस्टर्ड सीड्स. सरसों के जो सीड्स होते हैं, सरसों के जो बीज होते हैं उनकी तरह आर्जिमोन सीड्स लगते हैं और इसलिए उनको एडल्ट्रेट करने के लिए इन्हें ऐड करते हैं. देन लेथायरस सैटिवस दैट इज केसरी दाल. केसरी जो होती है एक वेरी हार्ड प्लांट होता है और पल्स होती है जो कि हम बंगाल ग्राम में मिक्स करते हैं जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ज्यादा महंगी होती है ताकि बंगाल ग्राम फ्लोर बनाया जा सके, उसका आटा बनाया जा सके. और ज्यादातर ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विलेजेस में किया जाता है और इससे जो डिजीज होता है उसे कहते हैं हम लेथायरिज्म. एंड दिस डिजीज स्टार्ट्स विद स्टिफनेस ऑफ द नी जॉइंट्स एंड लेग्स विद पेन अराउंड द नी एंड एंकल जॉइंट्स एज वेल एज इन द बैक थाइज. नेक्स्ट इज पपाया सीड्स. पपाया सीड्स यूज करते हैं ब्लैक पेपर को एडल्ट्रेट करने के लिए. देन टैल्क यूज होता है पल्सेस को पॉलिश करने के लिए और टैल्क जो है हमारे स्टमक कैंसर से लिंक्ड है. देन वॉशिंग सोडा और मैदा विच इज यूज टू एडल्ट्रेट आइसिंग शुगर. देन मेटनल येलो एंड लेड क्रोमेट is used to give color to turmeric, that is haldi, and to jalebis. These are
highly poisonous. Maternal yellow affects the reproductive organs and can cause sterility. Next is used tea leaves. Dried, powdered and colored are used to adulterate tea leaves. Used tea leaves can be the cause of infection and food poisoning depending on the source from which they are collected. नेक्स्ट आर दी सिंपल टेस्ट टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन. अब कुछ टेस्ट होते हैं जो एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं. सबसे पहले है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर इन मिल्क. अब एक्सेस वाटर को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो मिल्क में प्रेजेंट है? इसको हम कर सकते हैं एक स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करने के बाद, मेजर करने के बाद. मिल्क की एक छोटा सा गैजेट आता है जिसे लैक्टोमीटर कहते हैं. इसको हम मार्केट से खरीद सकते हैं. कोई भी साइंटिफिक इक्विपमेंट शॉप में जाके इसको ट्राई कर सकते हैं, तो वहां पे मिल जाता है आराम से. और स्पेसिफिक ग्रेविटी रीडिंग होती है जो लेस देन अगर 4 आएगी उसकी किसी भी मिल्क सैंपल की, तो इसका मतलब उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है. नेक्स्ट इज डिटेक्टिंग फाइन सैंड और सेमोलिना इन फाइन ग्रेन शुगर और सॉल्ट. अब सैंड डिटेक्ट करने के लिए सिंपल हमें ग्लास में एक क्लीन वाटर लेके उसमें थोड़ा सा सैंपल स्टर करना है, मिलाना है. शुगर और सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है. अगर उसमें रेजिड्यू रह जाता है तो वो सिर्फ सैंड और सेमोलिना का रहता है. नेक्स्ट इज डिटेक्टिंग सैंड और डर्ट इन जैगरी. अब जैगरी हम एक वाटर में बॉईल कर सकते हैं. जैगरी विल डिसॉल्व लीविंग सैंड एंड डर्ट एट द बॉटम. पूरी जैगरी वाटर में डिसॉल्व हो जाती है बॉईल करने के बाद, और बाकी जो रेजिड्यू रह जाता है वो सिर्फ सैंड और डर्ट का रहता है. देन डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन ऑफ ब्लैक पेपर विद पपाया सीड्स. अब एक सैंपल हम एक वाटर में रख सकते हैं, ग्लास ऑफ वाटर में. पपाया सीड्स जो है वो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं और जो पेपर कॉर्न्स होते हैं वो बॉटम में बैठ जाते हैं क्योंकि वो थोड़े भारी होते हैं इसलिए, और इससे हम पपाया सीड्स एडल्ट्रेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर. नाउ अब कुछ फूड लॉज बने हुए हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड लॉज कैन बी ब्रीफली समराइज्ड एज फॉलोज. टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट एनी हेल्थ हैजार्ड्स अराइजिंग आउट ऑफ एडल्ट्रेशन. फर्स्ट इज कंज्यूमर्स को किसी भी हेल्थ हैजार्ड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना जो एडल्ट्रेशन की वजह से होते हैं. इस वजह से फूड लॉज बने हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू protect the consumer from unfair trade practices, then to ensure and enforce fair trade practices. Next is the Prevention of Food Adulteration Act, now referred to as the PFA Act. In short, it came into effect from June 1, 1955. It pertains to food sold and defines in specific words what is meant by a food adulterant and what shall be considered to be an adulterated food. Now, अब फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को पीएफए एक्ट भी कहा जाता है और ये जून 1, 1955 से इफेक्टिव हुआ था. अब इसके अंदर फूड एडल्ट्रेंट्स की प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है एक्ट के अंदर कि वो क्या होते हैं और क्या क्या चीजें खाने को एडल्ट्रेटेड फूड बनाती है, वो सारी चीजें भी एक्सप्लेन की हुई हैं. जैसे कि एडमिक्सचर ऑफ इंफीरियर और चीप सब्सटेंसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द फूड, preparing and packing under unsanitary conditions, sale of insect infested food, then obtaining food from a diseased animal, incorporation of a poisonous component, use of coloring material or preservatives other than or in quantities greater than that approved for the food, sale of substandard products which may or may not be injurious to health. So ये सारी चीजें फूड को adulterated बनाती हैं. Next is the Fruit Products Order. Now under the provisions of Food Products Order, it is obligatory to obtain a license for manufacture of fruit products. The FPO lays down hygienic and sanitary requirements for setting up factories for the manufacture of fruit products which include suitable location, minimum fly-proof requirement and adequate storage space, construction and maintenance of factory premises and workers' amenities and personal hygiene.
अब FPO के अंडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लाइसेंस ऑब्टेन किया जाए अगर आपको फ्रूट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, और इसके लिए वो एक हाइजीनिक और सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स भी ले डाउन करता है कि एक फैक्ट्री को सेटअप करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि एक सूटेबल लोकेशन होनी चाहिए, एक फ्लाई प्रूफ रिक्वायरमेंट मिनिमम होनी चाहिए ताकि वहाँ पे भी कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना आ सके, फिर एक प्रॉपर फैक्ट्री प्रेमिसेस की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए डिपार्टमेंट होना चाहिए, और वर्कर्स इम्यूनिटीज और पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है. Then Meat Products Control Order. It provides for means to detect and destroy meat of diseased animals, ensure that the preparation and handling of meat and meat products be conducted in a clean and sanitary manner, prevent the use of harmful substances in meat foods, and see that every piece of meat is inspected before sale to ensure its wholesomeness. सो मीट प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर भी इसलिए बना है ताकि डिजीज्ड एनिमल्स का मीट डिटेक्ट किया जा सके और उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके. ये इंश्योर किया जा सके कि जो मीट प्रिपेयर हो रहा है या जो हैंडल कर रहे हैं वो एक क्लीन और सैनिटरी मैनर में हो रहा है. देन कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज ना हो मीट फूड्स में, ये रोकने के लिए भी मीट प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर बनाया गया है, एंड ये देखने के लिए कि कोई भी मीट पीस बेचने से पहले उसको अच्छे से इंस्पेक्ट किया जा सके. नाउ द एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अब काफ़ी सारी एजेंसीज हैं और इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो इसके लिए काम करती हैं. नाउ देयर आर 4 रेगुलेटरी बॉडीज विच डिटरमाइन एंड कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स. In order of importance, these are the consumer, the research and development, that is R&D or the quality control QC scientists in the country, the government organizations like the Central Committee of Food Standards, the Prevention of Food Adulteration Act, and the Enforcement Directorate for it, Bureau of Indian Standards, and the Parliament. Now here are some questions for you. First is, what are the 2 distinct types of food contaminants that we need to worry about? And second, describe any 2 simple tests whereby you can test for adulteration in spices and milk. That's all for this session. Thank you and have a nice day.